सीजन 2 एपिसोड 4 का टाइटल है डे 1 और ये एपिसोड स्टार्ट होता है 11 साल पहले के टाइम से, लेकिन शुरुआत में ये क्लियर नहीं होता। पिछले एपिसोड के आखिर में एली और डीना सिएटल पहुंच जाते हैं और इस बार का एपिसोड हमें सिएटल के वायलेंट पास्ट और प्रेजेंट का एक शॉर्ट ग्लिम्स दिखाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है एक फेडरा ट्रक के अंदर, जहां एक बदतमीज सोल्जर एक वल्गर स्टोरी सुना रहा है। बीच में एक और जवान सोल्जर बर्टन उससे पूछता है कि वो लोग सिएटल के सिटीजन्स को बार बार वोटर्स क्यों बोल रहे हैं। इससे पहले कि जॉश कुछ जवाब दे, उनका सार्जेंट इसाक जवाब देता है। ये नाम हम पहले भी सुन चुके हैं जब सीजन 2 शुरू हुआ था। एबी और उसकी गैंग फायरफ्लाई बेस के बचे कुचे हिस्से पर खड़े थे और एबी सोच रही थी कि अब क्या करें, जब ओवन एक इम्पोर्टेंट नाम मेंशन करता है, इसाक का। ओवन कहता है एड का एक भाई है जो सिएटल में एक ग्रुप चलाता है, नाम है इसाक, शायद वो इन्हें अपने पास रख लेगा। 5 साल बाद हमें पता चलता है कि एबी और उसके दोस्तों का जो ग्रुप है जिन्होंने जैक्सन के बाहर जॉयल को ढूंढ कर मारा, वो एक्चुअली एक मिलिट्री ग्रुप का पार्ट है जिसका नाम है वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट यानी WLF। लेकिन तब हमें इसाक को नहीं दिखाया गया था। इसाक कहता है इन्होंने उनके राइट्स छीन लिए, वोट देने का हक छीन लिया। तब किसी ने मजाक उड़ाते हुए उन्हें वोटर्स कहना स्टार्ट किया। इसका मतलब है कि लोगों के डेमोक्रेटिक राइट्स ले लिए गए थे और वोटर्स वर्ड एक सार्केस्टिक या इंसल्टिंग नाम बन गया। थोड़ी देर बाद इसाक ट्रक से उतरता है और सामने होती है हेनरेहन, जो उस टाइम वॉशिंगटन लिबरेशन फ्रंट यानी WF की लीडर है। उस वक्त WF एक नया ग्रुप था जो फेडरा के अगेंस्ट लड़ रहा था। बर्टन साइड में खड़ा होता है। इसाक कुछ सोचता नहीं 2 ग्रेनेड ट्रक के अंदर फेंक देता है, जिसमें उनके अपने फेडरा के लोग बैठे होते हैं और ट्रक को बाहर से बंद कर देता है। ड्राइवर भागता है तो इसाक उसे गोली मार देता है। फिर इसाक बर्टन को एक चॉइस देता है, या तो WLF ज्वाइन करे या फिर उन्हीं लोगों के साथ मर जाए जो अब इनके दुश्मन हैं। ये पूरा सीन द लास्ट ऑफ अस शो के लिए स्पेशली लिखा गया है, गेम में ये नहीं था। इस सीन से हमें इसाक का कैरेक्टर क्लियरली समझ आता है, एक स्ट्रॉन्ग क्लियर डिसीजन लेने वाला बंदा जो दोस्ती या लॉयल्टी से ज्यादा मिशन को इम्पोर्टेंस देता है। और इस इंट्रोडक्शन से हमें ये भी दिखाया गया है कि WLF कैसे काम करती है और आगे शो में WLF वर्सेस सेराफाइट्स यानी स्कार्स का ब्रूटल वॉर चल रहा है, उसका एक स्ट्रॉन्ग बेस बन जाता है। सिएटल अभी भी बैटलफील्ड है, बस अब पावर वुल्फ के हाथ में है इंस्टेड ऑफ फेडरा। यहाँ से एपिसोड वापस एली और डीना पर फोकस करता है। दोनों मिलकर सिएटल की खाली सड़कों को एक्सप्लोर करती हैं, एक ऐसा शहर जो अब बर्बाद हो चुका है। ये देखते हैं कि कई जगह फ्लैग्स रेनबो पेंट किए गए हैं। दोनों थोड़ा कंफ्यूज होती हैं कि इसका मतलब क्या है। एली सोचती है शायद जो लोग ऐसे फ्लैग्स बनाते थे वो ऑप्टिमिस्ट होंगे, यानी वो चाहते थे कि दुनिया में एक्सेप्टेंस और पॉजिटिविटी बनी रहे, चाहे दुनिया टूट भी रही हो। फिर ये दोनों एक म्यूजिक स्टोर में छुप जाती हैं, जहाँ थोड़ी सेफ्टी मिलती है। यहाँ पर एली को एक गिटार मिलता है और वो बैठकर एक सॉफ्ट और इमोशनल मूवमेंट में टेक ऑन मी सॉन्ग का कवर गाती है। ये सीन डायरेक्टली वीडियो गेम द लास्ट ऑफ अस पार्ट 2 से लिया गया है। उस आइकॉनिक मूवमेंट को शो ने ब्यूटीफुली रिक्रिएट किया है। ये सीन एली के इनर वर्ल्ड को दिखाता है, उसकी सेंसिटिविटी, उसका कनेक्शन म्यूजिक के साथ और डीना के साथ उसकी बढ़ती हुई बॉन्डिंग। एली के गाने के बाद डीना इमोशनल हो जाती है, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन दोनों में से कोई भी कुछ नहीं बोलता। इस सीन में दोनों का कंट्रास्ट दिखाया गया है, एक तरफ होप और लव और दूसरी तरफ वॉयलेंस और लॉस। शो ये बताने की कोशिश करता है कि चाहे दुनिया कितनी भी खराब हो, लोग प्यार ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन कभी कभी उस प्यार को जीना भी मुश्किल होता है। एली और डीना का सिएटल एक्सप्लोर करना एकदम रुक जाता है जब स्टोरी वापस इसाक पर शिफ्ट होती है। अब इसाक एक पुराने टूटे फूटे रेस्टोरेंट किचन में खड़ा है और पास्ट की यादों में खो जाता है। वो याद करता है कि एपोकलिप्स से पहले जब वो एक जवान स्ट्रगलिंग लड़का था तो लड़कियों को इम्प्रेस करने के लिए कुकिंग करता था और वो काफी अच्छा कुक था, इतना अच्छा कि उसे हाई क्वालिटी कुकिंग टूल्स चाहिए होते थे, लेकिन पैसे नहीं थे। उसका बिगेस्ट ड्रीम था एक फ्रेंच मेड मार्बल सॉस पैन खरीदना और अब उसी सॉस पैन को देखते हुए वो बोलता है उसने अपना सपना तो पूरा किया, लेकिन उस तरीके से नहीं जैसा उसने सोचा था। अब वो सॉस पैन टॉर्चर के लिए यूज हो रहा है, ना कि कुकिंग के लिए। रिवील होता है कि इसाक किससे बात कर रहा था, एक जख्मी सेराफाइट यानी स्कार बंदा जो एक दीवार से चेन में बंधा है। इसाक वो गर्म सॉस पैन उसके हाथ पर दबाता है, टॉर्चर करता है ताकि वो सेराफाइट के अगले अटैक का प्लान बता दे। वो स्कार बंदा चुप रहता है। जब इसाक उससे पूछता है क्या उसके प्रॉफिट ने बोला था कि बच्चों को मारना है, तो स्कार बंदा गुस्से से बोलता है कि वो इनके बच्चों को मारते हैं।
इसके बाद एक दूसरे पर इल्जाम लगाने का गेम शुरू हो जाता है। दोनों साइड्स एक दूसरे पर जुल्म और वॉर के लिए इल्जाम लगा रहे हैं। फाइनली इसाक डिस्कशन बंद कर देता है क्योंकि उसके लिए ये बस एक नेवर एंडिंग साइकिल है। ये सीन गेम में नहीं था, HBO ने स्पेशली बनाया है। इसका मेन मकसद ये दिखाना है वोल्फ और स्कार्स के बीच का एंडलेस बदला और वायलेंस, कैसे हर साइड अपने आप को विक्टिम समझती है और कैसे ये सब कुछ एक रियल वर्ल्ड कॉन्फ्लिक्ट जैसा लगता है। शो यहाँ क्लियरली दिखाता है कि ये नफरत और बदले की साइकिल कभी खत्म नहीं होती और इंसान अपने सपनों को भी बर्बादी के टूल्स बना लेता है। इसाक उसे और टॉर्चर करता है। प्रिजनर बोलता है वोल्फ्स हारने वाले हैं। इसाक गिव अप नहीं करता बल्कि सार्केस्टिकली पूछता है, सीरियसली? इनके पास ऑटोमेटिक गन्स, हॉस्पिटल्स हैं और उनके पास क्या है? घिसी पिटी राइफल्स, तीर कमान और अंधविश्वास। तो बताओ ये कैसे हारेंगे? स्कार बंदा कामली जवाब देता है, रोज कोई न कोई वुल्फ इनसे जुड़ने आ जाते हैं स्कार बनने के लिए, लेकिन स्कार में से कोई भी कभी वुल्फ बनने नहीं जाता। इसका मतलब है उनकी आइडियोलॉजी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि इनके लोग तक उनसे अट्रैक्ट हो रहे हैं, जबकि इनका लाइफस्टाइल काफी हार्श और वायलेंट है। वो बंदा टॉर्चर से डर नहीं रहा, उसके चेहरे पर सुकून है। इसाक फ्रस्ट्रेट हो जाता है और प्रिजनर को गोली मार देता है। ये सीन इस एपिसोड का हाईलाइट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि शॉकिंग है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये पावर के असली मतलब पर सवाल उठाता है। दिखाता है कि गन्स और हॉस्पिटल होने का मतलब ये नहीं कि तुम जीत रहे हो, और किस तरह फेथ और आइडियोलॉजी लोगों को कैसे डीपली इन्फ्लुएंस कर सकती है, इवन मोर देन सर्वाइवल। ये सीन क्लियरली शो करता है कि मेकर्स जेफरी राइट को एक न्यू सेंट्रल फिगर बना रहे हैं, स्पेशली अब जब पेड्रो पास्कल यानी जोल शो से चला गया है। राइट की एक्टिंग पावरफुल है और वो इसाक को एक लियर्ड विलन बना रहे हैं, ब्रूटल भी और इनसिक्योर भी। अभी ये कहना थोड़ा मुश्किल है कि जेफरी का कैरेक्टर शो को कितने ऊपर ले जा पाएगा, क्योंकि एपिसोड के बाकी हिस्सों में वो वापस नहीं दिखता। एपिसोड का फोकस फिर से एली और डीना पर शिफ्ट हो जाता है। रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए दोनों वोल्फ के रेडियो स्टेशन में घुस जाती हैं, जिसे इन्होंने दिन में देखा था। अंदर जाकर इन्हें कुछ वुल्फ सोल्जर की लाशें लटकती मिलती हैं, जिन्हें बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। एक दीवार पर फील हर लव लिखा है खून से। एली समझ जाती है कि ये काम उन्हीं लोगों का है जिनकी डेड बॉडीज पहले इन्हें जंगल में मिली थी, लेकिन यहाँ से निकलने से पहले ही इन्हें वापस छुपना पड़ता है, क्योंकि एक नया वुल्फ का ग्रुप बिल्डिंग में घुस आता है जो छुपे हुए स्कार्स को ढूंढ रहे हैं। वो एली और डीना को देख लेते हैं। ये बड़ी मुश्किल से बचकर निकलती हैं और भागकर एक टूटे फूटे सबवे टनल में घुस जाती हैं। इनका पीछा किया जाता है, लेकिन थोड़ी ही देर में सब लोग इन्फेक्टेड से घिर जाते हैं। इसके बाद जो एक्शन सीक्वेंस होता है, जहां एली और डीना सबवे कार पर चढ़ते, गिरते, बचकर इन्फेक्टेड से लड़ते हैं, वो शायद पूरे सीजन 2 का सबसे बेस्ट और थ्रिलिंग मोमेंट है। ये क्लियरली दिखाता है कि लोकी सीजन 1 के डायरेक्टर केट हेरन कितने स्ट्रॉन्ग एक्शन फिल्म मेकर हैं। एली और डीना की सबवे चेस अपने क्लाइमेक्स पर पहुंचती है जब एली अपने हाथ को एक इन्फेक्टेड के मुंह में डाल देती है ताकि डीना की जान बच सके। डीना डर से देखती है जब इन्फेक्टेड एली को काट लेता है और वो एली को मारने की सोचती है। जब ये दोनों कुछ देर बाद एक खाली थिएटर में छुपते हैं, एली के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, तो वो डीना को बता देती है कि वो इम्यून है, और अपना क्लेम सच साबित करने के लिए वो डीना के सामने कुछ घंटे सो जाती है। जब एली उठती है तो डीना अपना सीक्रेट शेयर करती है। वो प्रेग्नेंट है, वो जेसी का बच्चा है। ये शॉक रिवील होने के बाद दोनों सो जाती हैं। डीना एली को बताती है कि जब वो छोटी थी उसकी माँ ने उसे उसकी फीलिंग को इग्नोर करने को कहा था, इसी वजह से उसने जेसी के साथ अपना रिश्ता चलाने की कोशिश की इतने सालों तक। बाद में दोनों छत पर भागकर जाती हैं, जहां वो कुछ दूर एक्सप्लोजन देखती हैं। वोल्फ रेडियो पर इन्हें नोरा का नाम सुनाई देता है, जिससे इन्हें समझ आता है कि अब इनका नेक्स्ट टारगेट क्या है। लेकिन जाने से पहले एली डीना से कहती है अब सब कुछ बदल गया है, अगर डीना चाहे तो यहाँ रुक सकती है। डीना फुली एग्री नहीं करती, लेकिन फिर भी एली का हाथ पकड़ के कहती है ये मिशन साथ में खत्म करेंगे। इसी के साथ ये एपिसोड भी यही खत्म होता है। एक ऐसा एपिसोड जो थोड़ा अनइवन लगता है, लेकिन नए तरीके से। सीजन 1 में ये शो यूजुअली रिश्ते एक्सप्लोर करने में स्ट्रॉन्ग था, लेकिन प्लॉट और वायलेंस पुश करने में उतना नहीं। लेकिन ये एपिसोड देखकर लगता है अब सीन उल्टा हो गया है, जो किसी के लिए अच्छा हो सकता है, किसी के लिए नहीं। अब बात करते हैं शो और गेम की सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के बारे में। गेम में एली और डीना के बीच एक इमोशनल बॉन्ड बन जाता है, जो थोड़ा ऑकवर्ड होता है, लेकिन धीरे धीरे ग्रो होता है। गेम में भी ये मोमेंट आता है जब एली टेक ऑन मी गाती है और डीना का रिएक्शन ऑलमोस्ट सेम होता है। शो में भी ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है। एली गिटार उठाकर टेक ऑन मी गाती है और डीना का रिएक्शन इमोशनल होता है।
ये सीन गेम से डायरेक्टली लिया गया है। गेम में भी डीना की प्रेगनेंसी रिवील होती है। ये मोमेंट वैसा ही है जैसे शो में दिखाया गया है। डीना एली को बताती है कि वो जेसी के बेबी से प्रेग्नेंट है। गेम में डीना अपने बायोसेक्सुअलिटी के बारे में बताती है। ये पार्ट उसके कैरेक्टर डेवलपमेंट का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। शो में भी यही दिखाया गया है जब डीना अपनी माँ के बारे में बात करती है। गेम में इसाक का कैरेक्टर डायरेक्टली नहीं दिखाया गया। गेम में उसका रोल थोड़ा अनक्लियर है और उसका कैरेक्टर डेवलपमेंट उतना डिटेल नहीं है। शो में इसाक को एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनाया गया है जिसमें वो सैराफाइड प्रिजनर को टॉर्चर करता है और वॉर के कॉन्टेक्स्ट में अपने थॉट्स एक्सप्रेस करता है। ये एक मेजर डिफरेंस है क्योंकि ये सीन गेम में नहीं है। गेम में एली और डीना के बीच का रिश्ता नेचुरली डेवलप होता है। गेम में भी दोनों का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, पर उसका पेस और इमोशनल डेप्थ शो से थोड़ा डिफरेंट फील होता है। एली और डीना का सबवे चेस गेम में भी होता है, लेकिन शो में इसे ज्यादा थ्रिलिंग और विजुअली इम्पैक्ट बनाया गया है। शो में इनके भागने का सीन इंटेंस एक्शन सीक्वेंस बन गया है, जहां इन्फेक्टेड के साथ फाइट दिखाई गई है। ये सीन गेम में था, लेकिन शो में इसके विजुअल और एक्शन एलिमेंट्स को थोड़ा ज्यादा एग्जैजरेट और डिटेल बनाया गया है। गेम में डीना की बैक स्टोरी ज्यादा एक्सप्लोर नहीं की गई, लेकिन वो कैरेक्टर डेवलपमेंट में इम्पोर्टेंट थी। गेम में उसके रिश्ते और इमोशन को नेचुरली दिखाया गया है, जबकि शो में डीना की बैक स्टोरी थोड़ी और डीपली एक्सप्लोर होती है, जैसे कि उसकी सेक्सुअलिटी और जेसी के साथ उसके रिश्ते को ज्यादा डिटेल से बताया गया है, जो गेम में उतना फोकस नहीं था। अब थोड़ा इस एपिसोड का रिव्यू भी कर लेते हैं। बस 3 एपिसोड बचे हैं और मैं सोच रही हूँ कि फ्लैशबैक सीक्वेंस कब दिखाया जाएगा। जोएल ने एली को गिटार बजाना सिखाया और शायद उसने उसे उन एस्ट्रोनॉट के बारे में भी बताया जो ट्रैजिक तरीके से अर्थ के एटमॉस्फेयर में वापस आते वक्त मारे गए थे। मैं यहाँ फ्लैशबैक में एली और जोएल को देखना चाहती हूँ। सीजन 2 के टीजर और ट्रेलर में काफी फ्लैशबैक सीन दिखाए गए थे और मुझे पता था कि जोएल की मौत इसी सीजन में होने वाली है। इसमें एक मोमेंट था जब जोएल और एली का रिश्ता टूट गया था। क्या वो मोमेंट फिनाले में दिखाने के लिए रखे गए हैं? सीजन 3 को पहले ही ग्रीन लाइट मिल चुकी है, तो ऐसा लगता है कि एली का रिवेंज जो उसे एबी से लेना है अब नहीं दिखाई देने वाला, खासकर इसाक और स्कार के इंट्रोडक्शन के बाद। टॉमी और जेसी अब तक एली के रिवेंज में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सीजन प्लॉट से दूर है, बिल्कुल भी नहीं। ये सीजन दिल से एंगेजिंग और डर से भरा हुआ है और एक अच्छी लिखी गई कहानी की तरह चल रहा है। ये कैरेक्टर ड्रिवन है और पेसिंग बिल्कुल परफेक्ट है, जो मुझे हर बार अपने से जोड़ कर रखता है और ज्यादा देखने पर मजबूर करता है। ऐसे काफी कम टीवी शोज हैं जो ये सक्सेसफुली कर पाते हैं। इसी के साथ ये वीडियो यहीं खत्म करते हैं। बाय, अपना ख्याल रखिए।